नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं हूँ पवन कुमार और आज हमारे साथ एविएशन की दुनिया के एक मेहमान हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा ख़ास परिचय की ज़रूरत है। इस देश की लगभग प्राइवेट एयरलाइंस में वो काम कर चुके हैं। स्पाइसजेट का नाम ले लीजिए, इंडिगो का नाम ले लीजिए, सहारा का नाम ले लीजिए। संजय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच पवन जी, थैंक यू वेरी मच। एविएशन की दुनिया हिंदुस्तान में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट मार्केट अब हो जाएँगे या हो गए हैं शायद। हाँ जी। कैसे देखते हैं आप जो आने वाला वक़्त है उसको? देखिए, पिछले 20 सालों में एक एयरलाइंस इंडस्ट्री में क्रांति हुई है एंड एक जो ट्रैफ़िक की डिमांड है वो बढ़ी है। उसके कई रीज़न रहे हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट आया है, ऊपर से ग्रोथ जो पैसेंजर की हुई है वो लो कॉस्ट की वजह से हुई है। अगर आप देखेंगे इंडियन एविएशन की हिस्ट्री फॉर लास्ट 30 इयर्स, उसमें सबसे बड़ी जो ग्रोथ आई है वो 2006 के बाद आई, जब से कि इंडिया में लो कॉस्ट एयरलाइन आए हैं। उससे पहले एयर इंडिया और जेट एयरवेज़ की मोनोपोली थी और ड्यूपोली थी। ओ उसके बाद ये सब लो कॉस्ट एयरलाइन आई, चाहे आकाशा कहें, चाहे आप इंडिगो कहें, चाहे स्पाइसजेट, एयर डेक्कन, इन सब के आने के बाद फेयर बहुत नीचे आए और ऊपर से ग्रोथ हुई मार्केट की। इस वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी आया इंडस्ट्री के ऊपर। सो बट द मेजर growth has taken place because of the growth of the low cost airline in the country, and that has been the transformation step in the as far as aviation is concerned in the country. अच्छा, अभी बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं, जैसे हमने देखा अभी सबसे जो लेटेस्ट एयरलाइंस इस देश में बंद हुआ, वो गो एयर है। उसके पहले लार्जेस्ट मार्केट शेयर जिसके पास था, जेट एयरवेज़, वो बंद हुआ। एक बड़ा नेचुरल सा सवाल आता है कि हिंदुस्तान में इतनी एयरलाइंस क्यों बंद होती हैं? सो इसका देखिए 2 रीज़न हैं। एक तो आपकी जब रेवेन्यू है वो आपकी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो नेचुरल है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है। और उस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को या तो शेयर होल्डर अपने फंड से अप्रूव करे और अपने फंड से कंट्रीब्यूट करे, उसको सस्टेन करे, और या फिर कोई और ज़रिया हो। जब तक कि दोनों चीज़ों में से कोई नहीं होता है तो नेचुरल है इट लीड्स टू अ डिज़ास्टर ऑफ द कंपनी फॉर द कंपनी। सो कॉस्ट कटिंग करते हैं, स्टाफ की सैलरी कंप्रोमाइज़ करते हैं, नहीं पेमेंट होती, गवर्नमेंट की पेमेंट रोक लेते हैं, लीजिंग कंपनी के पेमेंट होते हैं, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाता है, तो अल्टीमेटली लीड्स टू अ क्लोजर ऑफ द एयरलाइन। बट एज फार एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज कंसर्न, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री इज कंसर्न, it is a very promising industry because it only reflects the growth of the economy overall. As far as the growth of aviation is concerned, that is directly related to the growth of the economy. And as and when we see a GDP growth of about 6% or 7%, 1.5 time or 2 times of that is the general aviation growth, because those are both directly linked together. तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जब भी होगा, या तो शेयर होल्डर अपने फ्रेश फंड से उसको कंट्रोल करेंगे और ग्रोथ करते रहेंगे, अदरवाइज वो फाइनेंशियल स्ट्रेस होने की वजह से जो भी कटिंग कॉर्नर्स होते हैं वेरियस कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, स्टाफ की सैलरी के ऊपर, लीजिंग पेमेंट के ऊपर, दैट लीड्स टू अ डिजास्टर सिचुएशन विच रिजल्ट्स इन द क्लोजर ऑफ द एयरलाइन. So whether it is Jet Airways, whether it is Go Airways, I think growth has not never been a question. The question has been whether they have been able to generate enough revenue to offset their cost. That has been the main reason of the closure. जैसे चाइना के मार्केट का स्टडी करिए, अमेरिकन मार्केट का भी कर सकते हैं, इवन ब्राज़ील का एक ऐसा ऐसा मार्केट है, इंडोनेशिया है। पर हमारे यहाँ ये एयरलाइंस पिछले मतलब जब से लिबरलाइज़ेशन हुआ, मतलब 2000 1993-94 के बाद, तो हिंदुस्तान में ही ये प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के मार्केट में प्रॉब्लम है कुछ, जो कि यहाँ इतनी एयरलाइंसें बंद हुई। मतलब आप तो इतने टाइम से देख ही रहे हैं, मतलब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर हिंदुस्तान में इतनी एयरलाइंस बंद हो रही हैं, तो क्या इसमें इसका मतलब कोई मार्केट में डायनामिक्स में कोई दिक्कत है, हमारी पॉलिसी में दिक्कत है, हम एयरलाइन चलाना है, हम आगा है, मतलब कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है क्या? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। सिस्टमेटिक प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द इंडस्ट्री, इट इज़ विद द पर्टिकुलर एयरलाइन। अगर चाहे आप यहाँ पे जो फर्स्ट फेज़ में हुआ या सेकंड फेज़ में हुआ, जब 2006 के बाद जेट एयरवेज़ भी बंद हो गई, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम विद द एयरलाइन कंसर्न। अगर आप इसी चीज़ को आप यूएस मार्केट में देखेंगे, जब भी डीरेगुलेशन स्टार्ट हुआ अर्ली 80s में इन यूएस मार्केट, वहाँ पे सक्सेस रेट ऑफ द एयरलाइन इज़ 1 आउट ऑफ 100।
सो 100 एयरलाइन स्टार्ट होती हैं, उनमें से 99 बंद हो जाती है, एक सस्टेन करती है. सो दैट काइंड ऑफ परसेंटेज इज देयर इन द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, or most biggest market in the world, like US. And similar situation is in the other part of the world, right? Whether you talk about Europe, whether you talk about India, whether you talk about Southeast Asia, every other part of the world have the similar kind of situation. So airline industry is such that your fixed costs are very high, okay? And if you do not have enough funding and you do not have enough focus in order to generate enough revenue to offset the fixed costs, I mean, then it becomes a big problem. So whether it is in any part of the world, it is a problem, right? So India is no different here. Whether you talk about the first phase of the growth in early 93, 94 to 96, 98, we have seen the closure of about 8-10 airline owners ने 10-10 करोड़ में airline start कर ली, 5-5 करोड़ रुपए में. I mean, that is not the way to start the airline, first of all. द सेकेंड टाइम आप देखेंगे, चाहे एयर डेक्कन है, चाहे जेट एयरवेज है, चाहे किंगफिशर है, then it is a business model issue and the cost issue, okay, and more than the revenue issue. We have to realize one thing very surely, that India is an extremely price sensitive market. Whether you look at the telecom company in India, there are 20 odd companies which started, in different part of the country, but now there are only 2 or 3 players in the country. So it is evolving process for about 20 years when you get to see a stabilizing situation, and we are seeing that now in India also, like after the closure of Jet Airways or Kingfisher or Deccan or other airlines, now we are seeing a much more consolidated position between the two large groups, which is one is Indigo, another one is Tata Group, and they collectively control all 90% of the market share. And now the prices are right, growth is happening, and ultimately new airports, new infrastructure which is coming in our way, we are going to see the growth for next 10 to 15 years, without having any problems. जैसे मोर्टेलिटी रेट पे हम लोग जो बात करते हैं, तो आपने कहा कि जैसे सबकी अपनी प्रॉब्लम थी, किंगफिशर की अपनी प्रॉब्लम थी, जेट एयरवेज की अपनी प्रॉब्लम थी. इस मार्केट में ऑपरेट करना ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है हिंदुस्तान में. मतलब हम 20 साल से देखे जा रहे हैं, 25 साल से देखे जा रहे हैं. मतलब ऐसी क्या पॉलिसी है जो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ? कॉस्ट अभी ऑपरेशनल कॉस्ट वाले जो 45% आपका, इसमें केवल आप जिसके लिए आप एयर टरबाइन फ्यूल पे खर्च करते हैं, या जो दूसरी पॉलिसी है जिसको सरकार देती है, अगर सरकार चाहती है कि इसको प्रमोट किया जाए, तो उड़ान स्कीम लाने की बजाय आप उसको बेसिक से शुरू करिए. देखिए, सबसे बड़ी बात है एटीएफ की, एयर टरबाइन फ्यूल. आई थिंक दैट इज़ बिन द टॉक ऑफ द टाउन फॉर लास्ट मेनी ईयर्स. हम लोगों ने देखा है, जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी एयरलाइन इंडस्ट्री में सो कॉल्ड एयरलाइंस आए, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स आए, दे हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, इन द सेंस दैट जो एटीएफ के ऊपर वैट लगता है, वो उसको रैशनलाइज किया जाए. सम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु टुडे चार्जेस अबाउट 29% वैट on the ATF, other than the custom duty and import taxes. So the cost of the ATFs are much higher for an Indian airline compared to the rest of the world. So that is one area of concern which should be kind of definitely taken care of. Now there has been a lot of talks of taking that ATF into GST category. Now some of the states, while last 3-4 years, 5 years time, we have seen that many of the states have reduced the VAT to about 0% or 1% on the ATF, and they have seen a lot more flying coming into that place. Look at the MP, you look at Chhattisgarh, you look at Rajasthan. As in when the VAT has been reduced from higher percentage of 28%, 30% to a lower percentage of about 0% or 4% or 8% in some states, that has resulted in a positive sign for the, not only the airline companies, but also for the growth of the industry in that particular market. So एक वो चीज़ तो हमारे यहाँ है प्रॉब्लम, एंड आई थिंक दैट प्रॉब्लम विल ऑल्सो बी सॉर्टेड आउट वंस इट इज़ ब्रॉट अंडर द कॉमन एम्बिट ऑफ GST, and then that problem will be over. Other than that, our inflation related problems or the dollar related problems are common for everybody. I mean, it's not good. It is not for one airline versus another airline. It is common for everybody.
So it is the entire airline industry has to go through that process of cost and the revenue optimization, which will kind of help them in terms of reaching that level of sustainability or profitability. Otherwise क्या होता है कि आपके पास आप एक सीट प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 रुपए में और आप उसको बेच रहे हैं 3 रुपए पर SKM में, तो नेचुरली आपके पास लॉस होगा। लॉस होगा, उसको कोई फंड करेगा, चाहे वो शेयर होल्डर फंड करे, चाहे कोई और फंड करे, चाहे बैंकर फंड करे। तो जब भी वो सिचुएशन आज की डेट में, इफ़ यू सी द duopoly ऑफ इंडिगो एंड टाटा ग्रुप, आई थिंक वी आर सीइंग अ बेटर एनवायरनमेंट टुडे, because airlines are now focusing on execution, implementation, as well as not offering a very, very cheap way to generate the demand. The demand is now kind of matured enough, to about 500,000 passengers a day, which has never been seen. I mean, if you look at 2006-7, there were about 50,000-60,000 passengers a day when Deccan started. So from those days to now, about 5 lakh passenger a day. They have come a long way. Yeah, we have come a long way in last 15 years. I remember when we started our career in 2001, 2002, there were hardly about 1 million passenger a month. Okay, today we are talking about Indigo itself flying about 120 million passenger a year. So you can see the exponential growth which is taken place, and of course is taken place at the cost of various airline operators. इतना बताइए कि जैसे अब ये डुओपोली की आपने बात की, क्या वाकई हिंदुस्तान में डुओपोली हो गई है कि पूरे मार्केट पे टाटा का कब्जा है और इंडिगो का कब्जा है? सो देखिए, आज की डेट में तो सिचुएशन यही है कि 63-64% ऑफ द मार्केट शेयर इज रिटेन बाय इंडिगो, and about 28% is with Tatas, and then rest 10% is with the smaller players such as Akasa or SpiceJet or regional players. So you can say that 90% of the share is controlled by these large two group companies, and majority of that goes to Indigo. Now, as Tatas are also inducting aircraft in the fleet, brand new aircraft are coming in the fleet, and they're kind of transforming the entire ecosystem of the company. I think it will be good for the consumers ultimately, because consumers will have a choice to make from either Indigo or Tatas. And if Akasha and SpiceJet kind of continues with their funding plan, I think it will also add a flair to kind of have more choices for the customer. So market share will kind of split into much better percentage. If you look at US market, which is much larger than India, 5 times larger than India, the 4 largest player in the country owns about 20% each, 70 to 20% each. So if you look at the US constitution of the US market, the 4 players, the largest players, constitute 75 to 80% of the market, and remaining about 50 players owns about 20-25% of the market. So we are still far away from that situation, because we still have a long way to go, but we think that with new players coming in, or with the existing player trying to improve and compete with Indigo, I think they will be able to kind of garner better support. Not only that, Indigo today is also trying to kind of bring in the business class, bring in the wide body. They are also trying to compete in the same space where Air India is very strong at. हिंदुस्तानी मार्केट में ऑपरेट करना इतना महंगा है, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। क्यों एयरलाइंस लेके आते हैं? मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक एयरलाइंस फ़र्ज़ करिए इतना तामझाम है, और आप साल में 200 करोड़ का प्रॉफ़िट बनाते हैं या 300 करोड़ का प्रॉफ़िट बनाते हैं। इतना तो मतलब दिल्ली में करोल बाग में बैठा एक बिज़नेसमैन भी कई बार कमा लेता है। पर एयरलाइंस में आने की क्या मतलब ज़रूरत है? अगर इतना महँगा है तो क्यों आते हैं लोग? मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, इतने साल आपसे आप काम कर रहे हैं कि एयरलाइंस चलाना, जब वेफर थिन मार्जिन पे काम करते हैं, तो एयरलाइंस का धंधा ही क्यों चलता है? तो देखिए, एयरलाइन में सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इज दैट इट गिव्स यू लॉट ऑफ विजिबिलिटी. If you talk about earlier operators, today we are talking about the airline industry. Okay, you not talk same for some other industry, right? But airline industry, despite the fact that it is losing money proposition, it loses money, and 1 out of 100 airline gets success, 99 fails. That is a saying, somebody says, oh, if you have $1 billion and you want to become a millionaire, so invest in airline. So there are various saying which
proves a point that airline financially is not so successful, but at the same time it also have a lot more visibility. Okay, and a lot more kind of awareness, lot more education, lot more involvement of customers. So everybody can comment about the customer services. Everybody can comment on where to fly, what to fly, why not to fly there. So it is basically the interest of that awareness, that glamour in the industry, which kind of attracts the investment into the business. And everybody think that I'm not going to fail, the other guy is going to fail, and that is another thing which happens quite common in the industry. अच्छा, ये सवाल मैंने रिचर्ड ब्रैंसन से भी पूछा है, ये सवाल मैंने नरेश गोयल से भी पूछा, ये सवाल मैंने विजय माल्या से भी पूछा। मैं सबसे ही पूछता हूँ और मैं वो सवाल अब तक ढूँढ रहा हूँ संजय जी कि मतलब एयरलाइंस अगर इतना इतना ट्रिकी है, इतना महँगा है, मोर्टेलिटी रेट यहाँ बहुत हाई है, फिर भी लोग इसमें आने की क्यों हिम्मत करते हैं? ऐसा तो पैसा भी नहीं बन रहा। You have asked this question to so many people who have owned and launched an airline. I think they will be better in a better position. मैं कहता हूँ कि जब एयरलाइन चलाकर भी आप 1000 करोड़ का प्रॉफिट बनाते हैं, तो उससे बढ़िया तो आप करोल बाग का एक एक्सपोर्ट हाउस उतने पैसे कमा लेते। But again, going back to the basics, अगर आप करोल बाग में 1000 करोड़ का या 200 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हैं, एंड एयरलाइन में आप 1000 करोड़ का लॉस कर रहे हैं, 200 करोड़ का लॉस कर रहे हैं, जो करोल बाग में बैठा आदमी है, जो बिजनेसमैन है, he will not get the same visibility, same kind of discussion, same kind of involvement in front of the general public, general media. I'll not call it optics. It is just like involvement of very stakeholder in the business. You know, it is quite sensitive industry, quite welcoming industry, quite aspirational. Look, I want to fly from point A to point B. You know, for the customer point of view, for me, the aspiration is whether I can go to Bombay first and Goa second. लीडर एयरलाइंस पैसे बना भी रहे हैं। अमेरिका में साउथ वेस्ट एयरलाइंस क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बना रही है पिछले 50 साल से। So देखिए अभी हाँ, industry is making lot of money. If you talk about the US airline industry, it is coming out to a maturity cycle. You know, like what happened in India in between 94 to 2004, when we saw a lot of closure of the airline, and then we saw now 2010 to 2018 or 19, a lot of closure again. US industry has consolidated in the similar way like India is consolidating now about 10, 15 years back. And that is why a lot more profitability is coming. You know, that they are not competing in terms of the pricing, they're charging their own money. Customers are willing to pay. And I think in India also, we are going to see that environment now, which is developing now. Customer will pay, 10,000 rupees, 12,000 rupees for flying Delhi, Bombay, Delhi, or Delhi, Bangalore, Delhi. What they were paying half of this earlier, right? And half of this was generating a lot of volume, a lot of, traffic, but airlines were losing money. But what will happen now is because they will be paying higher money, because of the lesser competition, airline will kind of push up the fares, and that fare will be good enough for their financial sustainability. Going back to the basics, like it happened in telecom, we have made our customers pay very, very less for a flight like Delhi Bombay. If you go to 2-hour flight in US, you will be paying about $200. Which is about 16,000 rupees. If you go Delhi Bombay here, even now when we see the fares are high, you'll be paying 6,000, 7,000 rupees per one way, which is still cheaper, but it is better than paying 3,000, 3,500 rupees or 4,000 rupees, which was about a year back or 2 years back. So compared to that, the fares have kind of moved up, but it is moved up to a reasonable level. It is not gone expensive per se, as you would find it in the US market. That's why US airlines are making huge money. रीजनल एयरलाइंस का क्या भविष्य देखते हैं हिंदुस्तान में? से देखिए रीजनल एयरलाइंस का भविष्य भी डिपेंड करता है वॉल्यूम्स के ऊपर। अगर उनके पास अपनी कॉस्ट को ऑफसेट करने का वॉल्यूम है, उनके पास फ्लीट है, उनके पास नेटवर्क है, आई थिंक दे हैव अ वेरी स्वीट स्पॉट बिकॉज द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग रीजनल एयरलाइन through this scheme of Udan. And I think if regional airlines can add their fleet and grow to a size of 15 to 20 aircraft, I think they have their own room to play with the support of the government. They will continue to grow because India is a huge country.
India right now 157 airports are operational, but I think it can become about 220 airports in next 5 years time, or by 2030. So it is a matter of time that a lot more regional airports will be opened up, and that will also help the regional connectivity to go up again. आकाशा का क्या भविष्य दिखता है? See, Akasha ka Bhavishya, they started on a very positive note. Actually, I think they were able to induct almost 20 planes in first 18 months of operation, which was faster than the market leader today. But of late, they have kind of sustained, or they have stabilized their operations to about 25 aircraft, and the growth has not been the same as it was in first 2 years time, because of lack of various reasons, maybe lack of capital, or maybe lack of fleet, or lack of a spread network. So this is the reason they have kind of somewhat become slow now as far as growth is concerned. स्केल नहीं बन रहा। हाँ, स्केल नहीं हो पा रहा है उनका, बट आई थिंक इफ दे पुट देयर हाउस इन ऑर्डर in a positive way, I think they are in a sweet spot to challenge the market leader today, because right now between Tatas and Indigo, there is no third player right now. Spice is very small, and Akasha is very small, and regional players are very, very small, right? इस देश में जो आम नागरिक है जो उड़ना चाहता है वो इस बात से चिंता करने की ज़रूरत है उसको कि इस यहाँ पे 2 प्लेयर ही बच गए हैं तो कल को उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ट्रैवल करने के लिए। आई वुड से कि उसको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द ग्रोथ इज़ कंटिन्यूअस हैपनिंग। ग्रोथ ऑफ द फ्लीट, विच इज, इफ इंडिगो की ऑर्डर बुक देखें, आप 1000 फ्लीट आ रहा है उनका, 1000 एयरक्राफ्ट आने हैं। इफ यू लुक एट टाटाज फ्लीट ऑर्डर, दे आर about to get about 570 planes over next 10 to 15 years time. So as soon as the capacity comes, and that capacity is supported by the development of new airports in Delhi and Mumbai, new airports development in Goa, and new terminals building, new runways development, I think that growth will be the key driver of the business. I think as the capacity comes in and there is a support system to manage that capacity, the growth is bound to happen, and the growth will only happen with the fares being reasonable, so that customer can take advantage of that. So my own view is, right now the fares are reasonable, and these fares will continue to operate for next many years, and with the growth coming in, the fares will stay range bound. It will not go up, it will not come down also. So as long as it is the same fare, it is good for the customers. जो नए प्लेयर अभी प्लान कर रहे हैं आने के लिए, जैसे लखनऊ की एक एयरलाइंस है, नाम नहीं लूँगा अभी, वो आना चाहते हैं, तो जो नए प्लेयर्स हैं क्या पोटेंशियल देखते हैं नए प्लेयर्स के लिए? क्योंकि जहाँ बड़े-बड़े ऑपरेटर काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप छोटे ऑपरेटर बन के काम करेंगे फिर स्केल नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली बिज़नेस जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगा। जब तक कि स्केल नहीं बनेगा तब तक बिजनेस सस्टेनेबल है। आई थिंक स्केल इज इम्पॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। So whether it is somebody is starting in Lucknow, somebody is starting in South, जब तक कि आपका स्केल और साइज नहीं होगा, that will cause two problems. One तो एक तो आपको नेटवर्क, आपको फ्रीक्वेंसीज नहीं मिलेंगी, दूसरा चीज़ आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं होगी। अगर आपकी दोनों ही चीज़ें नेगेटिव रहेंगी तो नेचुरली आपके रेवेन्यू ऑप्टिमाइज नहीं होंगे। So that will have a financial distress or a pain for the company. So it is very important. जी कंट्री की ग्रोथ होनी है जो अगले 15 साल में, 20 साल में, अगर आप हमारी जीडीपी ग्रो करनी है 6 to 7%, जैसे मैंने पहले कहा कि 1.5 टाइम और 2 टाइम्स ऑफ द जीडीपी ग्रोथ कैन बी द ग्रोथ ऑफ द एविएशन इन द कंट्री, एंड if that is going to happen, this country will require about 2,000 planes in next 15 years. And right now, if you look at a country like us, have only 700 planes in the country. Whereas if you look at the America, they have 7,000 planes. You look at China, they have about 6,000 planes. Okay, flying to meet the local demand. So we are far away from that. So मेरा तो ये मानना है कि और हमसे 20% पॉपुलेशन है, या मेरा तो मानना ये है कि इस कंट्री में provided your infrastructure is there, provided your fares are right, and provided your capacity is right, you would require 4-5 more airlines to come in. तो जैसे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं संजय जी, हम लोग तो जाके इतनी आबादी है, इतनी एयरलाइंस आएगी तो एयरपोर्ट्स
चोक्ड हो जाएंगे, मतलब वहाँ अगले 10 साल में बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा इसके। नहीं, सो मैंने वही कहा, अगर आप पिछले 15 साल में देखेंगे, 2007 के टाइम पे दिल्ली एयरपोर्ट पे केवल टर्मिनल 1 बी हुआ करता था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे होता था। That was the only thing, So I remember that slot percentage used to be about 12 movement per hour. आज की डेट में वही हो गया है, 48 मूवमेंट पर आवर हो गए हैं, तो this is gone 4 times. So the same thing is happening at various other airports, whether you talk about Bangalore, whether you talk about Hyderabad. So as the growth is happening in the country, growth of the fleet and network and the traffic growth is happening, the support system is also improving. I mean, अभी आपने देखा कुछ महीने पहले टर्मिनल 1 डे स्टार्ट हुआ दिल्ली में, दैट विल कैरी, उसकी कैपेसिटी 40 मिलियन पैसेंजर एनुअली की है. Okay, so all of a sudden, Delhi airport now can, handle more than 100 million passengers. And now to support that, the new airport is coming, Jewar. On the day one, they'll be handling about 12 million passenger per year. Okay, so it is only the question of, support system getting ready. And support system is getting ready because Airport Authority of India is really investing into new terminals, new runways, new infrastructure, as well as the private end partnership is coming in a big way. So whether you talk about new Mumbai airport, second airport, Jewar airport, there is an airport in Hyderabad. They're talking about the second airport. They're talking about the second airport in Bangalore. There is a talk about upgrading Chennai and Chennai and Calcutta airport. There is a, especially in North India, when we talk about the weather, Amritsar and Chandigarh and Lucknow, these all airports are now equipped with category 3 landing. So it can land, aircraft can land when today morning the fog was very bad, so it can land in 70-meter visibility, as long as the visibility is 70 meters. So if you talk about 10 years back or 15 years back, the same thing could have not been possible. So as the growth of the traffic is happening, as the more investment is coming into the country in the aviation sector, I think this support system of the entire ecosystem is getting also ready to welcome more and more passengers. आउटलुक क्या देखते हैं अगले 3 साल में इंडियन एयरलाइंस का, इंडियन एविएशन का? सो देखिए, अगले 3 से 5 साल में, आई मीन, अगर हम बाकी जो स्टडीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, बोइंग हैं या फिर एयरबस है, इनकी फोरकास्ट देखें, सो एवरीबडी इज़ वेरी बुलिश अबाउट इंडिया. एंड कापा है, आयाटा है. You look at anyone talking about 15% growth year-on-year basis for next 10 years. Okay, which means that next 10 years or next 5 years or next 3 years, the growth is going to go about 10% on a more conservative number, which means that whether the current operators or the new potential operators, they will have a role to play in the development of entire ecosystem for the aviation as a whole. And as I said earlier, to support this growth, entire ecosystem is getting ready. And if you look at the policy of the Airport Authority of India, they are investing almost 98,000 crore rupees along with the private partnership airports into the entire infrastructure of the aviation ecosystem. Whether you talk about the new airports, new terminal building, new navigational facilities, new runways, new taxiways, I think this is all going to play an important role for managing this growth. And on top of that, as we talked about, if you look at the Indigo's order book, if you look at the Tata's order book, I think first time other than Indigo, somebody else has placed the order book, which will kind of unfold over a period of time. We are already seeing Airbus 350 flying in the Air India fleet. We are seeing 321, 320s getting, and 737 getting added, brand new aircraft getting added into the fleet. So first time we are seeing that, there is a lot more happening in the Indian aviation market, which has not been seen earlier, other than the Indigo. So other than Indigo, we are seeing a lot more happening on the part of the Tatas. And it is time that either Akasha or SpiceJet will also take a participation in this. हिंदुस्तान में सोशल मीडिया की वजह से एयरलाइंस की बड़ी हिट ही हो रही है.
मतलब छोटी सी भी खबर हो, मामूली हो, तो भी बड़ा कवरेज उसको मिलता है, पैसेंजर के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता है। 1-2 एग्ज़ाम्पल भी आपके पास हैं। एक तो जिसमें आप आप पहले काम करते थे जिस कंपनी में, उसका किस्सा है। खैर बात वो नहीं है, बात ये है कि जनरली हम लोग एयरलाइंस को अ मतलब ज़्यादा टारगेट पे लेते हैं, ये बात है, या वाक़ई हमारे यहाँ इस तरह की घटनाएँ ज़्यादा होती हैं, और होती है तो क्यों? देखिए, हमारे यहाँ एज़ हमने जैसे पहले कहा कि एक तो कस्टमर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कस्टमर एजुकेशन एविएशन के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है। आज मॉर्निंग में दिल्ली में फॉग है, तो कस्टमर शुड बी अवेयर व्हाई द फ्लाइट्स आर डिलेड। ओके, सो ये एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एयरपोर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ऑल्सो कस्टमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीनों कंस्टिट्यूएंट्स को समझना है इस चीज़ को कि इसकी वजह से जो डिले होगा, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट होगा, किसी की ऑनवर्ड फ्लाइट मिस हो जाएगी, किसी की कनेक्शन मिस हो जाएगा, किसी का बैगेज नहीं पहुंचेगा, और कोई अपना सुबह 4 बजे से घर से निकल गया है तो 12 बजे तक वेट कर रहा है एयरपोर्ट पे। सो ये सब चीज़ें जो है पार्ट ऑफ द सिस्टम है, बिकॉज यू कैन नॉट फाइट दिस बैटल विद द वेदर। उसमें आप कैटेगरी 3 लगा सकते हैं। या हम लोग ज़्यादा रन डाउन भी करते हैं, हाँ, नहीं आ हाँ, रहे हैं उसको। एग्ज़ैक्टली हम लोग यही करते हैं। ये बिकॉज़ ये सब चीज़ें जो हैं ये बियॉन्ड पॉइंट इज़ बियॉन्ड एनीबॉडीज़ एनीबॉडीज़ कंट्रोल कंट्रोल। है, हाँ, कंट्रोल भी है। किसी कंट्रोल में नहीं आएँगी, चाहे वो पैसेंजर हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे एयरलाइन हो। हम लोग उसको ज़्यादा हाइलाइट करते हैं। हम लोग ये कहते हैं भई उसको इमीडिएट उड़ा दो आप। हम कैसे उड़ा दें भई? जब आपका वेदर आपको परमिट नहीं कर रहा है, आपकी आरवीआर नहीं है रनवे पे, आपका फॉग है, हाउ कैन वी रिप्लाई? कोई टेक्निकल स्नैग भी है, तो उसको जब तक वो रेक्टिफाई नहीं होता है, उसमें हो सकता है 2 घंटे लग जाएँ, नहीं, आपकी और गाड़ी खराब हो जाए। जब भारत से बाहर आप जाते हैं ना, तो लगता है कि नहीं, हम भी अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं एक्सटेंसिव टूर किया ट्रेन से यूरोप में इस बार 3-4 महीने पहले। तो मुझे भारत में जो इंडियन रेल है, उसके प्रति मेरी इज़्ज़त थोड़ी और बढ़ गई, रिस्पेक्ट थोड़ा और बढ़ा है कि हम इनसे बहुत बेहतर हैं, हम बहुत बड़ा नेटवर्क चलाते हैं। हमारी बराबरी नहीं है, मतलब हम तो अगर अकेले अकेले इंजन भी अगर हम दौड़ा देंगे तो इनके ट्रेनों को ध्वस्त कर देगी वो। तो हम लोग ज़्यादा रन डाउन करते हैं। मुझे लगता है कि उसकी वजह शायद ये भी है कि हम लोग डिजिटल की दुनिया में ना बहुत एक्टिव हैं। ये ओवर एक्टिव होना भी एक वजह है कि आप ज़्यादातर अच्छा, ठीक, हाँ, मतलब टारगेट पे एयरलाइंस की कंपनी होती हैं, दूसरों को उतना नहीं झेलना पड़ता है। ऐसा भी है क्या? नहीं, वो जो आपका पहला क्वेश्चन था उसी की से रिलेटेड है ये। एयरलाइन में विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि एयरलाइन इज़ ईज़ी टू टारगेट। आप फेयर अगर आप 15,000 रुपये एयरलाइन में दे रहे हैं दिल्ली से बॉम्बे का, तो आप बिकम एयरलाइन को टारगेट करते हैं कि यार लूट मचा रखी है, पैसे लूट रहे हैं लोग। बट आप 1 लाख रुपया होटल में 1 रात का दे देंगे बॉम्बे में या उदयपुर में या गोवा में या दिल्ली में, उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं करता है। बिकॉज़ उसमें इतनी विजिबिलिटी नहीं मिलती है, उसमें मीडिया को भी इतनी विजिबिलिटी नहीं मिलती है, उसमें सोशल मीडिया को भी इतनी विजिबिलिटी नहीं मिलती है, जितना कि एयरलाइन में मिलती है। सो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ मोर eyeballs, more attraction for awareness or for you know engagement. तो पूरी दुनिया में पैसेंजरों का बिहेवियर ऐसा ही है तो होता है क्या? या हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादा है, ये चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा है। अभी आप यूएस में जाइए, मैं आई वाज़ लास्ट ईयर देयर एंड माय फ्लाइट गॉट डाइवर्टेड टू न्यू प्लेस एंड इट वाज़ देयर फॉर 1.5 hour. There was not even a cup of water, a glass of water given to the passengers. Everybody was sitting quietly. It was a full flight. Nobody asked us anything. अब यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में होता है 1.5 घंटा फ्लाइट लेट हो जाए कहीं पे और आप फ्लाइट में बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो रॉयट हो जाएंगे, बिकॉज इंडियन क्रू है, इंडियन एयरलाइन है, इंडियन कस्टमर है। वेर एज द सेम थिंग विल नॉट हैपन इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये थोड़ा कस्टमर एजुकेशन भी हमारे यहाँ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी नए ट्रैवलर्स बहुत आ रहे हैं। अब द क्वेश्चन इज़, पहले एविएशन इंडस्ट्री में जो ट्रैवल होता था वो एलिट्स के लिए होता था, तो दे हैड सम बेसिक आइडियाज एंड दे यूज्ड टू पे वेरी हाई फेयर, राइट? आज की डेट में वी हैव यू नो ब्रॉट इट डाउन, हाँ, वो केक का साइज़ बढ़ा दिया है। केक का साइज़ बढ़ा दिया है, सभी को अफोर्डेबल कर दिया है, ठीक है? तो बट उनको एजुकेशन भी ज़रूरी है, उनको कोचिंग भी ज़रूरी है कि व्हाट वर्क्स, व्हाट डज़न्ट वर्क। वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक एज़ द इंडस्ट्री इज़ गेटिंग मैच्योर्ड नाउ। हमें और पायलट्स के स्कूल खोलने चाहिए क्या? हम तो कहते हैं सब खोलना चाहिए, पायलट का, इंजीनियर्स के लिए, इन फ्लाइट के लिए,
वी शुड हैव द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, बिकॉज हमारे यहाँ जो है 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ अगर आज की डेट में देखा जाए तो लेस देन 2 करोड़ लोग जो हैं फ्लाई करते हैं। आप ये जस्ट इमेजिन, अगर यूएस में 300 मिलियन की पॉपुलेशन है, अ, उसमें से हमारे से ज़्यादा 5 टाइम्स ज़्यादा साइज़ है, फ्लाई करते हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी शुरुआत है। हमारे यहाँ जितना बड़ा ट्रेन नेटवर्क है, जितनी डिस्टेंसेस हैं, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई थिंक यहाँ पे तो इट इज़ बिगर देन इवन चाइना पोटेंशियल वी कैन हैव on a long term basis. So it is just a beginning as far as traffic is concerned in India. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। Thank you very much, Pawan ji. Thank you very much.